हेलो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया है और किस तरह से हमें इस चैप्टर को समझना है। ठीक, तो चलें स्टार्ट करें अपना चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा कि इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो। समझ में आ गया? दोनों चीजें हों, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। आगे चलें, यहाँ पर इस पेज में क्या लिखा है कि विभिन्न पदार्थों का तथा दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो हम जो मेन है वो तो देख के चलेंगे। फिर यहाँ लिखा है विद्युत रासायनिक प्रक्रमों आदि में अतिक्रियाशील धातुओं तथा अधातुओं के निष्कर्षण, धातु संचारण, रासायनिक यौगिक जैसे क्लोरीन हो गया, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में शुष्क एवं गीली बैटरियों के चलन में होता है। आजकल हाइड्रोजन मितव्ययता, इसका मतलब क्या है? द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करना। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका यूज किसकी तरह करना? फ्यूल की तरह करना। जो वाहन होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं हम? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन का। वहीं जो ओजोन का होल है, ओजोन छिद्र है, जैसी रिएक्शन जो है वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन दिखाती है। ठीक, तो समझ में आ गया। तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन था इसमें कि बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ है, इनका क्या उपयोग है या कहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये था। अब मुझे यहाँ बताओ तुम, ये कास्टिक सोडा लिखा है यहाँ पर, कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? तो NaOH जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, वहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन काम करेगी। ओजोन जो है वहां पर होल हो रहा है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन काम करती है। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। अब अपचय उपचय अभिक्रिया क्या है? जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है? मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिक के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। जो ऑक्सीकरण शब्द लिखा है इसका उपयोग हम एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड के किसी भी यौगिक के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। मतलब अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन से जुड़ेगी, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। वहीं दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये लिखी है, वायुमंडल में लगभग 20%, लगभग कितना परसेंट? 20% डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व इससे सहयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें लगभग 20% क्या है? ऑक्सीजन है, इसके कारण ही बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसे कंबाइन कर जाते हैं। ठीक, आगे यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व सामान्य रूप से ऑक्साइड की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नॉर्मल अगर बात करें, कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है,
और क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है उसका, ऑक्साइड। ऑक्साइड के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम कैसे दर्शाएं, इसी बात को हम कैसे दर्शाएं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, तत्व है, ये रहा, और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर कंबाइन करेगा, इससे जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ में आ गया। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेगा। जैसे यहाँ पर सल्फर है, सल्फर क्या करा, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट में या फिर यौगिक में जुड़ना होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जा रही है, मतलब लगभग 20%, सबसे ज़्यादा तो नहीं, 20% डाइऑक्सीजन पाई जाती है, और ये एलिमेंट से जुड़कर क्या बना लेती है, ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या बोल रहा है ये भाई, जो रिएक्शन 8.1 है और 8.2 है, उसमें मैग्नीशियम और सल्फर क्या है, तत्व का ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। सामान्य रूप से ऑक्सीजन से संयोग के कारण मीथेन का ऑक्सीकरण होता है। तो देखो ये रिएक्शन क्या समझा रही है, ये मीथेन है हमारे पास, CH4 मीथेन है, गैसियस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाया, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर बना दिया। तो देखो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जाकर क्या हो गई, कंबाइन हो गई, यहाँ पर देखो कंबाइन हो रही है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, मीथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीथेन में हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हमने क्या बोला बच्चा लोग, मीथेन हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ गया है। अब हाइड्रोजन के निष्कासन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के निष्कासन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा था, मीथेन है, ये मीथेन के अंदर हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में जो कार्बन था इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, और बाद में ऑक्सीजन है इसके साथ। तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। इस प्रकार ऑक्सीकरण पद को व्यक्त करके पदार्थ के हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। मतलब किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब नीचे एक रिएक्शन दी है, उससे कैसे समझे, तो देखो H2S है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई हमने, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सल्फर सॉलिड फॉर्म में, और वाटर रिमूव हो गया। तो देखो इनिशियली जो H2S था इसके पास हाइड्रोजन थी, लेकिन फाइनल जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इसमें से खत्म हो गया, चला गया, हाइड्रोजन ने इसका साथ छोड़ दिया। जब हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के चला जाए तो इसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले या फिर ऑक्सीकरण। ठीक है,
नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ दी है, रिएक्शन नंबर 8.1 8.4 की भांति ऑक्सीकरण अलावा अन्य विद्युत ऋण विद्युती तत्वों का समावेश होता है को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन जैसे उसके भाई बहन भी जुड़ जाएं, ऑक्सीजन जैसे के अलावा अन्य विद्युत ऋणी तत्व का समावेश होगा तो वो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है एक ऑक्सीजन जैसे, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण फ्लोरीन, क्लोरीन तथा सल्फर के द्वारा अभिक्रिया से दर्शाया गया। अब देखो, फ्लोरीन जो होता है वो भी मैक्सिमम EN वाला होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, क्लोरीन भी होता है, सल्फर भी हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन जैसे उसी के परिवार के लोगों का, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर का जुड़ना क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। इसे हम रिएक्शन से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की रिएक्शन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से करा दी तो ये जुड़ गया, इससे ऐड हो गया। अब इससे जुड़ना ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा ऑक्सीकरण। कौन सा करण? ऑक्सीकरण। फिर क्लोरीन का जुड़ना, वैसे ही इस एलिमेंट में क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका भी जुड़ना, ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का सल्फर के साथ जुड़ना, ठीक है, ये भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे बोलेंगे। हमसे क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन क्या बोल रही है? K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जैसे अन्य विद्युत धन विद्युती तत्वों का निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोला? हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि एक प्लस निकाल देता है, वो एक हाइड्रोजन निकाल देता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन जैसे अन्य विद्युत धन विद्युती तत्वों का निष्कासन मतलब निकल जाना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का रिएक्शन किससे कराएंगे? H2O2 पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड से रिएक्शन कराना। यहाँ पर देखो क्या बचा? K3FeCN का होल 6 NaOH। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम जो था, पोटेशियम हाइड्रोजन +1 बना, पोटेशियम +1 बना सकता है, ठीक है, जो एल्कली मेटल ग्रुप होते हैं उसके ऊपर आता है। तो इसका ही जैसा भाई दिख रहा है, ये इसका ही जैसा भाई दिख रहा है। तो इसका निकलना या फिर पोटेशियम का निकल जाना बाहर कंपाउंड में से या एलिमेंट में से निकल जाना क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 पोटेशियम थे और यहाँ पर कितने रह गए? 3 दूनी 6 पोटेशियम रह गए इस K4FeCN का होल 6 के अंदर। तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया भी है पोटेशियम के निष्कासन के कारण पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या हो गया है बच्चों? टाइप करो जल्दी, क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजन जैसा ही है पोटेशियम, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पीशीज बना लेगा। तो इन सब बातों का जो अब से यहाँ से हमने पढ़ी हैं, इन सब बातों का एक ही मतलब है जो कि यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? क्या कह रहा है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या फिर ऋण विद्युती
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना का समावेश, या बोले तो हाइड्रोजन या फिर धन विद्युती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निष्कासन मतलब उसमें से निकाल दो, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो। जो ये रिएक्शन दे रखी है वो क्या दर्शा रही है? HgO सॉलिड को हीट कर दिया तो Hg हमें मिल गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मरकरी है, Hg मरकरी का ऑक्साइड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहा है? मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन जो है फेरिक क्लोराइड, FeCl3 क्या होता है? फेरिक क्लोराइड। FeCl3 में हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब पहले जो हम बोल रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। पहले हम बोल रहे थे ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया। फिर यहाँ पर देखा FeCl3 फेरिक क्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ये देखो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, उसका जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। फिर से ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अगली रिएक्शन C2H4 ईथीन। ये क्या दिया है? ईथीन में हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं तो क्या बनना है? CH3 ये क्या बन गया? ईथेन बन गया। समझ में आ गया? ये ईथेन बन गया, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें, और हाइड्रोजन का जुड़ना ये रिएक्शन भी क्या कहलाई जाएगी? रिडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। जस्ट उल्टा हो रहा है, जो पहले पढ़ा था उसको उल्टा कर दो। अगली क्या बोल रहा है? मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड दिया है HgCl2, इसकी रिएक्शन SnCl4 से करा रहे हैं। ठीक है, SnCl4 से करा रहे हैं और बन क्या रहा है? HgCl2 ही बन रहा है और Hg2Cl2 बदल गया और यहाँ पर SnCl4 बन रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिएक्शन 8.1 है इसमें स्टेनस क्लोराइड, कौन? स्टेनस क्लोराइड में विद्युत रेडी तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत रेडी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन क्या कर रहा है? योग मतलब जुड़ रहा है। देखो यहाँ पर क्या था? 2 दूनी 4, यहाँ पर देखो सही से देखो, ये 2 है और ये 2, तो 4 क्लोरीन है, 2 2 4, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन ही है, तो यहाँ से तो निकल रहा है क्लोरीन, और यहाँ पर देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 4 हो गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद्युत रेडी एलिमेंट का यहाँ तो क्या हो रहा है? ऐड योग। यहाँ पर क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ऑक्सीजन जैसी फैमिली का, मतलब ऑक्सीजन जैसे बिहेवियर का क्लोरीन का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता था? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता था? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं साथ ही साथ क्या देखो क्या कह रहा है? साथ ही साथ स्टैनिक क्लोराइड, जो स्टैनिक क्लोराइड है के रूप में इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं को ध्यान देने पर शीघ्र ही इस बात का आभास होता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं
इस इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अपचय उपचय अभिक्रिया। ठीक है, कैसे समझे हम, HgCl2 में यहाँ पर क्या 4 क्लोरीन थे, यहाँ 2 रह गए मतलब यहाँ पर निकल रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा है, मतलब माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोल देते हैं, अपचय उपचय रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, वो समझ में आ गया। चलो यहाँ पर सवाल दिया है, सवाल करेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया को पहचानिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखो H2S, यहाँ पर H2S दिया है और यहाँ Cl2 क्लोरीन दिया है, H2S दिया है एंड क्लोरीन दिया है। अब यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर H2 के साथ क्लोरीन जुड़ गया और S जो है वो बाहर निकल गया। यहाँ से इसका देखो, सल्फर के बारे में सोचो, सल्फर का क्या था, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को त्याग दिया, हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया। और हाइड्रोजन का साथ छोड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। समझ गया बच्चों। ठीक है, तो H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। वहीं क्लोरीन को देखो, क्लोरीन यहाँ पर था और यहाँ पर हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन से जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन से जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, अपचयन। समझ में आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दोनों चीज़ एक साथ हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अपचय उपचय रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन के बारे में सोचें तो जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका। अगली रिएक्शन के बारे में आंसर बताओ। Fe3O4, ये क्या है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो क्या बना, Fe अकेला रह गया, ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया। यहाँ पर आयरन के बारे में सोचें तो क्या होगा, आयरन अकेला रह गया, ऑक्सीजन ने साथ छोड़ा। ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो क्या बोलते थे हम, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, वहीं अगर हम सोडियम अगली रिएक्शन की बात करें तो देखो सोडियम है, अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है, विद्युत ऋणता की अवधारणा के सावधानी पूर्वक अनुप्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकृत तथा हाइड्रोजन का अपचय होता है। मतलब जो सोडियम था यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और वहीं साथ ही साथ H2S का पॉजिटिव से जुड़ना, वो H2 का पॉजिटिव से जुड़ना क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचय उपचय अभिक्रिया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे बच्चों कि जो
ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन जैसे उसके भाई बहन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट का निकलना क्या कहला रहा था, ऑक्सीडेशन। वहीं इसका उल्टा कर दे तो क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, अपचयन हो रहा था। ठीक है, अपचयन हो रहा था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखें, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके बेसिस पर अगर हम अध्ययन करें तो क्या पता चलेगा, उसी को देखना है। यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में क्या बोला है, सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझे तो कैसे समझेंगे, हमारे पास क्या था, सोडियम मेटल, क्लोरीन था। अब सोडियम ने क्या करा, बैलेंसी पूरी करेंगे, NaCl बनाएंगे, अगर 2 क्लोरीन है तो इधर भी होने चाहिए, तो 2 लगा दिया इधर। फिर देखा कि यहाँ से अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, सोडियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लो या इस तरह से देखो, सोडियम Na है, Na के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 1 निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, Na प्लस, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो प्लस बन जाता है, Na प्लस बन गया। तो इसने भी क्या किया कि 2 है यहाँ पर सोडियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Na 2Na प्लस बन जाएगा। वही क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन होता है 17 क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा अपना कर लेता है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो Cl नेगेटिव बना लेगा। तो उसी तरह से यहाँ से इसने Cl नेगेटिव बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्ति की। तो देखो क्या निष्कर्ष निकला, जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, बढ़ गई, इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस का बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ के चलना है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस चीज़ को हम बोल देते हैं रिडक्शन बोले सो अपचयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कौन ले रहा है कौन दे रहा है, इसमें ऐसे समझ सकते हैं। आगे दूसरी रिएक्शन, सोडियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लेके आए, ये होना चाहिए था हाफ, यहाँ प्लस आना चाहिए, ये प्लस थोड़ा गलत है। ठीक है, 2Na प्लस हाफ O2 रिएक्ट करेंगे तो Na2O बना लेंगे इस तरह से। तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का निकाल रहा है सोडियम क्या है, क्या निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर रहा है, तभी O2 नेगेटिव चार्ज आना मतलब क्या होना, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन क्या करना, लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन। वहीं 2 सोडियम थे, सोडियम ने रिएक्ट किया और यहाँ पर क्या करा, निकाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, निकालना मतलब ऑक्सीडेशन समझ लो। और यहाँ से क्या था, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और लेने के बाद क्या बनते हैं, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन। ठीक है, समझ में आ गया, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आगे आओ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझाया गया है। जो सोडियम है वो Na+2 लेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, अगर मैं इसे इधर लेके आऊँ तो -2 हो जाएगा, मतलब सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो Na2+ बने। वहीं क्लोरीन में क्या बोला है, क्लोरीन है और यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, प्लस हो गया है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2Cl नेगेटिव बन गया। अब ये दोनों रिएक्शन अलग अलग बोली जाएंगी तो हाफ रिएक्शन मतलब अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। ये वाली और ये वाली, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण, इधर अपचयन। इनको मैं अलग अलग बोलूँ तो इन दोनों रिएक्शन को बोला जाएगा अर्ध अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, अर्ध अभिक्रिया।
ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। अर्ध अभिक्रिया क्या होता है पता चल गया। अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दो और या फिर रिडक्शन की लिख दो, तो दोनों को ही क्या बोलेंगे हम, अर्ध अभिक्रिया। अब देखो, अगर मैं इसे जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो देखो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ जोड़ देंगे, तो 2Na प्लस Cl, तो बनेगा क्या, 2NaCl, जो कि हमने पहले पढ़ा था। 2NaCl को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो ऑक्सीडाइज हो गया और जिसने लिया वो रिड्यूस हो गया। तो उसी बेसिस पर हमने एक क्या बना दिया, नियम। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसी अर्ध अभिक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन जिसमें ग्रहण हो रहा है, ऐसी अर्ध अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी ऊपर, अर्ध आदि आदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो उसको क्या बोल देंगे हम, अपचयन। ठीक है, आगे बोलो, आगे चले। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीकारक क्या है या फिर अपचायक क्या है उसके बारे में बताया गया है। मतलब ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है। अपचायक के रूप में कार्य करता है कौन, अभिक्रिया में सोडियम जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अभिक्रिया में सोडियम था उसी का ऑक्सीकरण हो रहा था, तो उसे हम क्या बोलते थे, अपचायक। अपचायक मतलब ऑक्सीडाइंग एजेंट, क्योंकि यह अभिक्रिया कराने वाले तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर अपचयन में सहायता देता है। क्या करेगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसे क्या बोल देंगे हम, अपचायक। वहीं अगर बात करें क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर अपचयित हो रहे हैं तो हम इसे ऑक्सीकारक बोल देंगे। क्यों, सोडियम जो है, क्योंकि जो सोडियम के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन थे उनको ये स्वीकार कर लेता है, ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन का लेना मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो जो करा रहा था उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। समझ में आ गया, ऑक्सीकारक। तो वही ये चीज़ें लिख दी हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी भी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। अपचयन क्या होता है, किसी भी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेना और इधर निकाल देना। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो ऑक्सीकारक होती है। समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन ले वाले क्या बोले जाएंगे, ऑक्सीकारक। और अपचायक क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, कैसे समझेंगे, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन दे देता था, सोडियम। सोडियम क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था। जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा था, ले रहा था, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। समझ गए। यहाँ पर चलो एक रिएक्शन भी देख लो, ये बताई गई है। अपचय उपचय अभिक्रिया दी गई है, बताना है तुम्हें। सोडियम था, सोडियम H2 यहाँ पर रिएक्शन करी। सोडियम क्या है, इसकी अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ से ये सोडियम बनाएगा, तो कैसा बनेगा, सोडियम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम के 2++2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। इधर लिखो या इधर लिखो। ठीक है, वही अगर हम इस हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन किस में रहेगा, बताओ। ये कैसा बना, ये प्लस स्पीसीज, ये नेगेटिव स्पीसीज। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देखें तब भी पता चल जाएगा, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर प्लस माइनस, और ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये माइनस में जा रहा है। तो जो प्लस में जा रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना। और इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाता है,
दे देना क्या कहला जाता है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जीरो था और जीरो से यहाँ पर वन में जा रहा है, -1 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, दोनों एक चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो ये रिएक्शन क्या है, अपचय उपचय अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पर देखो H2 थी, H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक्सेप्ट किए, तो यहाँ 2 नेगेटिव बन गया। तो क्या बोल रहा है, इस अभिक्रिया द्वारा इस अभिक्रिया का 2 अभिक्रियाओं में विभाजन, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन एक ही में हो रही है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, अपचय उपचय अभिक्रिया, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया। ठीक, यहाँ पर देखो प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंपीट करेंगे, एक दूसरे को कंपीट करेंगे। कोई भी मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो जल्दी फास्ट काम करेगी, फास्ट उसे रिप्लेस कर देगी उसके सॉल्यूशन में से, है ना। जैसे तुम ही अपने बारे में सोचो, अगर कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है और एक बिल्कुल बेवकूफ़, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ वो पढ़ रहा है, एक बार में सीख जा रहा है, एक बार में समझ जा रहा है, मतलब दोनों में क्या होगा, एक तरह से कंपटीशन होगा कि हाँ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अगर दोनों का एक साथ बिठा दिया जाए तो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी शो करते हैं कि हाँ कौन इसे रिप्लेस कर देगा, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो उसी को समझने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। जिंक धातु की एक पट्टी को 1 घंटे के लिए एक कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में रख देते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, जो जिंक धातु Zn, ये एक कोई रॉड ले रहे हैं, उसको लगभग 1 घंटे के लिए कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में रख देते हैं। ठीक है, जो एक एक शब्द जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि जिंक सल्फेट की पट्टी होगी एक, उसको कॉपर नाइट्रेट के जलीय सॉल्यूशन में रख देना है 1 घंटे के लिए। अब आप देखते हैं कि धातु की पट्टी पर कॉपर धातु के लाल रंग की परत जम जाती है। 1 घंटे बाद जब आओगे तुम देखोगे तो क्या पाओगे बच्चों, तुम पाओगे कि जो धातु की पट्टी पर जो हमने जिंक की पट्टी ली थी उस पर कॉपर धातु के लाल रंग की परत जम जाती है, लाल रंग की परत जम जाती है। कौन सी धातु की, कॉपर की। समझ में आ गया, कौन सी धातु की जमेगी, परत कॉपर धातु की। तथा विलयन का रंग गायब हो जाता है। जो सॉल्यूशन था पहले कैसा था, नीला था, नीला रंग गायब हो जाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन जैसे बताई हुई गई है, बीकर में कॉपर नाइट्रेट लिया है और जिंक की एक उन्होंने रॉड डाली है और अपचय उपचय अभिक्रिया को बताया है। तो सबसे पहले कॉपर नाइट्रेट का विलयन था इनके पास और जिंक की ये क्या थी, ये रॉड। ये जो रॉड है वो किसकी रॉड है, जिंक रॉड, जिंक की रॉड है, कॉपर नाइट्रेट का विलयन है। अब प्रारंभिक अवस्था में क्या था, इसके पास कॉपर जो था ये घुला हुआ था Cu+2, कैसा कलर दे रहे थे, ब्लू। कॉपर +2 में था क्योंकि आयंस में टूटा होगा, ये जलीय विलयन है तो उसमें आयन टूट जाते हैं, कॉपर नाइट्रेट +2 में होगा। और जिंक क्या है, एक इस तरह से एक मेटल है, नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे ही 1 घंटे बाद तुम आए समोसे वगैरह खा के, मार्केट में से समोसे खाए, मज़े किए, खूब मस्ती की और आए 1 घंटे बाद देखने के हाँ मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या हुआ। तो जब देखा तुमने 1 घंटे के बीच में आए पहले, तो तुमने देखा थोड़ा थोड़ा जो है नीला कलर फेड हो गया है, कम हो गया है। और इस रॉड पर क्या है, थोड़ा ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट होने लगा, जमने लगा। फिर तुमने क्या देखा,
तुमने खूब मस्ती कर ली, आए 1 घंटा 15 मिनट बाद तुमने देखा कि क्या हुआ, जो सोल्यूशन था वो तो कलरलेस हो गया है, ये क्या हो गया है, कलरलेस, ठीक है। और जो रॉड थी उस पर क्या है, रेड ब्राउन स्पॉट आ गए, रेड ब्राउन स्पॉट आ गए, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जो कॉपर +2 था वो कन्वर्ट हो गया है कॉपर में, ठीक है। कॉपर +2 था वो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। तो ये बताया गया है यहीं पर, और इन्हीं बातों को यहाँ पर सही से समझाया गया है। फिर क्या बोला कि जो नीला रंग था वो क्या हो गया था, गायब हो गया था। जिंक आयन का उत्पादन के रूप में, जो जिंक आयन थे Zn+2 का उत्पाद के रूप में बनना, वहाँ पर क्या हुआ, जिंक आयन का बनना, जिंक आयन बने, और जो कॉपर +2 है आयन के विलुप्त होने से लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कॉपर +2 आयन जो हो गए वो गायब हो गए, उस पर डिपॉजिट हो गए आके रॉड पर, +2 के रंग के विलुप्त होने से लिया जा सकता है। यदि जिंक प्लस टू वाले रंगहीन घोल में, बाद में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर रॉड जो डाली थी इसके अंदर तो जिंक आयन भर गए, अब जो ये है ये सॉल्यूशन, इसमें क्या हो गया, जिंक, और कॉपर जो था वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गया Cu+ की फॉर्म में। तो यहाँ आयन किसके मिले हमें, इसके अंदर Zn+2 बन गया होगा फाइनली, ठीक है। तो बोल रहा है यदि जिंक +2 वाले रंगहीन घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारी जाए, जो सॉल्यूशन हम 1.5 घंटे बाद आकर देखा हमने खूब मस्ती करने के बाद, तो हमें क्या पता चला कि एक रंगहीन घोल मिला था। रंगहीन घोल में हमने क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को गुजारा, तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड अवक्षेप का सफ़ेद अमोनिया द्वारा विलयन को क्षारीय करके देखा जा सकता है। तो क्या करा, जब हमने जिंक सल्फाइड, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को गुजारा उसमें से, तो वहाँ पर जिंक सल्फाइड ZnS अवक्षेप का सफ़ेद रंग, कैसा रंग, सफ़ेद रंग अमोनिया द्वारा विलयन को क्षारीय करके देखा जा सकता है, ठीक है। अमोनिया को उसमें क्या करा, ऐड करा, और पता करा कि ये जो विलयन है उसका कलर कैसा हो गया, एक अवक्षेप के फॉर्म में बैठ गया था, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल गया कि उसके अंदर जिंक +2 आयन है। अब जिंक धातु तथा कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या थी, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो हो रही थी, कैसे, तो देखो, सबसे पहले हमने जिंक की सिर्फ रॉड ली थी, और उसका जो कॉपर था उसका क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था, मतलब पानी में घुला हुआ था, तो आयंस की फॉर्म में होगा, तो Cu+2 आयंस था, पानी, एक्वस लिखा है यहाँ। बाद में क्या हुआ कि जो बीकर था, बीकर के अंदर क्या हुआ, सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो गया, फेड हो गया, तो उसमें जिंक +2 बन गए थे, और कॉपर जो था उसकी रॉड पर डिपॉजिट हो गया था। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो थी वहाँ पर चल रही थी, ये रिएक्शन जो थी वो वहाँ पर चल रही थी। अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर 8.15, जिंक से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से क्या बना, जिंक +2 बना। तो क्या हुआ होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ और Zn+2 बना, और किसी से इलेक्ट्रॉन का निकलना या कोई इलेक्ट्रॉन दे दे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कैसे, जैसे हम पीछे की रिएक्शन में कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जिंक था, नॉर्मल जिंक, यहाँ पर समझो जिंक था, जिंक ने क्या करा, -2 इलेक्ट्रॉन किए, जब 2 इलेक्ट्रॉन किए तो ये क्या बन गया, Zn+2, और किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन,
या ऑक्सीकरण। ठीक, वहीं जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या करा, कॉपर ने ले लिए। कॉपर पहले +2 में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, +2 लगाया है, तो ये बन गया कॉपर में। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। बताया था इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि जिंक का क्या हो रहा है, जो ये जिंक है इसका क्या हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, कॉपर +2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब आगे देखोगे यहाँ पर रिएक्शन ये मैंने समझा दी। पहले क्या होगा, ब्लू कलर होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फेड होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, फिर बाद में तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कौन से आयन बचेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाद में जो सॉल्यूशन बचा उसमें कौन से आयन्स होंगे, तो क्या होगा, जिंक +2 होगा। रॉड पर कैसा कलर हुआ, तो वो कैसा कलर हुआ था, रेड। ठीक है, कैसा कलर हुआ था बाद में रॉड के ऊपर, तो वो कैसा था, लाल रंग की परत जम गई थी। वो परत थी किसकी, कॉपर की थी। तो ये सारे सवाल जो हैं यहाँ से बन सकते हैं। समझ में आ गया। अब अगली बात क्या बोल रहा है, इससे यह स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से अपचयन भी हो रहा होगा। मतलब अगर जिंक +2 जो है बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो कोई इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा होगा। तो कौन है वहाँ पर, कॉपर है। कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल जाएगा। कॉपर +2 क्या होगा, कॉपर में बदल जाएगा। जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति से कॉपर आयन अपचयित हो रहा है। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, जो जिंक ने निकाले थे इलेक्ट्रॉन, जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति से कॉपर आयन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसी रिएक्शन को हम इससे समझ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जिंक था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और कॉपर इनिशियली था, उसमें आयंस की फॉर्म में था, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर कॉपर +2 में बनना है। +2 जो है 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो क्या बोला जाता है, अपचय उपचय रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्या बोला है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, समावस्था का अध्ययन करें, मतलब इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इसके लिए हम कॉपर धातु की पट्टी को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्या ये उल्टा भी सही है, तो उसको देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर धातु की पट्टी को जिंक सल्फेट के घोल में डुबा कर रखेंगे। जिंक सल्फेट के घोल में, मतलब पहले हमने जिंक लिया था रॉड की फॉर्म में धातु को, और कॉपर नाइट्रेट को लिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को तो धातु की फॉर्म में ले रहे हैं, और जो घोल है वो जिंक सल्फेट ZnS का ले रहे हैं। कोई भी प्रतिक्रिया दिखलाई नहीं देती है। ठीक है, कोई भी जो रिएक्शन है यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और ना ही Cu+2 का परीक्षण सफल होता है। जैसे हम पहले कर रहे थे, विलयन में H2S डाल के देख रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्या बोला, कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है, और ना ही Cu+2 का परीक्षण जो होता है सफल हो रहा है। जिसमें विलयन में
जिसमें बिलियन में H2S गैस प्रवाहित करने पर CuS क्यूपरिक सल्फाइड CuS अवक्षेप का काला रंग मिलता है। ठीक है, कौन सा रंग? काला रंग। कैसा रंग? तो यहाँ पर पूछ सकता है CuS जो है उसका कैसा रंग है? काला रंग है। जब हम H2S को अगर पास कर देते हैं उस बिलियन में से तो हमें CuS का ही कैसा रंग मिल जाता है? काला रंग मिल जाता है। यह परीक्षण बहुत संवेदनशील है, परंतु फिर भी अगर बात करें Cu+2 आयन का बनना नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी काला रंग बनना है, लेकिन यहाँ पर Cu+2 आयन का बनना नहीं देखा जा सकता। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो रिएक्शन 8.15 थी, पहली जो सबसे पहली हमने रिएक्शन की थी, उसकी साम्यावस्था की अनुकूलता उत्पादों की ओर है। इसलिए अब हम कॉपर धातु तथा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को चित्र नंबर 8.2 में दिखाई गई अवस्था के अनुसार घटित करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अब हमें क्या करना है? कॉपर की धातु लेना है और सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 का जलीय विलयन लेना है और इनके बीच क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे। ओके, अब आयन बनने के कारण यहाँ पर आयन बन जाएंगे के कारण घोल में रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है रंग? नीला। ठीक है, नीला रंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया। विलयन में डूबी ही कॉपर की छड़ है। ये छड़ किसकी है? कॉपर की है। और जो ये विलयन था वो किसका है? AgNO3। जब प्रारंभिक अवस्था की बात करें, नीले रंग का विकास होने लगता है। मतलब पहले क्या था, जो कॉपर की रॉड थी वो ऐसे डूबी थी, रॉड थी और ये सॉल्यूशन AgNO3 का था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि फिर हम घूम के आए समोसे वगैरह खा के। समोसे खाने के बाद हमने देखा कि हाँ, धीरे धीरे ये कलर जो है वो आने लगा है। जो पहली रिएक्शन थी उसकी उल्टी होने लगी है ये रिएक्शन। ओके, फिर और मस्ती को कर ली। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आए और हमने देखा कि ये तो पहले जैसा बन गया। पहले जो सबसे पहली रिएक्शन में हमने लिया था उसी जैसा बन गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? इस कलर का। तो ब्लू कलर किसकी वजह से था? Copper+2 की वजह से। समझ में आया? तो ब्लू कलर किसकी वजह से था? Copper+2 की वजह से। ठीक है, अब इसको हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। इनिशियली हमारे पास जिंक की क्या थी? मेटल थी। ठीक है, मेटल की रॉड थी, इस तरह से सॉलिड फॉर्म में था ये कॉपर। और AgNO3 का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो AgNO3, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस लग जाएगा, Ag पर प्लस आएगा और NO3 नेगेटिव टूट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस आयंस की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या थे? 2Ag। अब बाद में क्या था हमारे पास? जब ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसी से। अगर ये प्लस बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और लेगा मतलब प्राप्त करेगा। किससे करेगा? कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cu+2 में बन जाएगा। निकालना मतलब ऑक्सीडेशन। और Ag क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेना मतलब क्या हो जाता है बच्चों? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। अब Copper+2 बना। Copper+2 का कलर कैसा होता है? नीला। कैसा कलर होता है? नीला। तो सॉल्यूशन कैसा दिखने लगा हमें बाद में? नीला। मतलब क्या हुआ कि जो रॉड थी, रॉड से वो सॉल्यूशन में आ गया, Copper+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया, तभी उसका कलर नीला दिखा।
और जो AgNO3 उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नॉर्मल Ag मेटल की तरह फॉर्म हो गया और डिपॉजिट हो जाएगा उस पर रॉड पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉपर है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर मैंने बताया कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो कॉपर जो सॉलिड था उसका Cu+2 में बदलना, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। वहीं Ag+T, जो Ag+2 है, Ag+2 का Ag में बदलना, सॉलिड के अंदर बदलना, ये क्या कहलाता है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट देखें तो क्या होगा, Copper+2 एक्वस जो है तथा Ag+2 उत्पादों की दिशा में बहुत अनुकूल है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। विषमता के तौर पर निकेल सल्फेट के घोल में रखी गई कोबाल्ट धातु के बीच अभिक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करें। यह निम्नलिखित अभिक्रिया घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया कौन कौन से आयंस बन रहे हैं, क्या हो रहा है कि उसने Ag को रिप्लेस कर दिया। अगर हम बात करें निकल सल्फेट के घोल, सॉल्यूशन है निकल सल्फेट का, और कोबाल्ट की क्या रखी है हमने, धातु रखी है। जो रोड थी वो क्या है, कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट धातु है, वो क्या बना रहा है, Cu+2। वहीं निकल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल प्लस मतलब निकल सॉलिड की फॉर्म में बन जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन देगा निष्कासित करेगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हम इस रासायनिक परीक्षण करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो Nickel+2 एक्वस है और Copper+2 एक्वस, दोनों की सांद्रता मध्यम होती है। मतलब जो कंसंट्रेशन है उनकी कैसी होगी, मिनिमम, मिडिल में होगी। यह परिस्थिति ना तो अभिकारक मतलब Cu+2 और Na+2 और ना ही उत्पाद के पक्ष में है। मतलब ना तो हम बोल सकते हैं कि ये इससे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ना तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो दोनों के पक्ष में नहीं है। तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए यह प्रतियोगिता प्रसंगवश हमें अम्लों के बीच होने वाली प्रोटॉन निष्कासन की प्रतियोगिता की भी याद दिलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन का निष्कासन होता है। तो ये कौन पहले निकलेगा, कौन बाद में, मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, इस बात को याद दिलाता है। फिर हम बात करें कि इस समरूपता के अनुसार इलेक्ट्रॉन निष्कासन की प्रवृत्ति पर आधारित धातुएं तथा आयनों की सूची उसी प्रकार तैयार कर सकते हैं जिस प्रकार अम्लों की प्रबलता की सूची तैयार करते हैं। मतलब जो मेटल्स जो हम पढ़ रहे हैं उनकी भी एक तरह से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं अगर जो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो अम्ल ज़्यादा एसिडिक होगा उसको क्या करेंगे, फर्स्ट रखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, कम कम कम। उसी तरह से मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ज़्यादा रिएक्टिव उसको पहले रखेंगे, फिर बाद में इसी तरह से एक घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कोई एक सूची तैयार कर सकते हैं। वास्तव में हमें कुछ तुलना भी की है। अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, वो क्या करें, रिजल्ट निकाले हैं। हम यह जान गए हैं कि जिंक कॉपर सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, जिंक क्या होता है, कॉपर को और सिल्वर को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और देने वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका। इसलिए इलेक्ट्रॉन निष्कासित क्षमता की अगर हम बात करें, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासित
क्षमता का क्रम बात करें तो जिंक पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिंक निकालना चाहेगा, निकाल के किसी दूसरे को दे देगा, फिर कॉपर, फिर Ag होगा। हम ये इस क्रम को विस्तृत करना चाहेंगे ताकि धातु सक्रियता सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज बन सके। ठीक है, इन्हीं की मतलब हमने स्टडी की और हमने क्या देखा कि कौन जितना जल्दी निकाल रहा है उसी को हमने क्या करा दिया, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डाल देंगे और इस तरह से क्या होगी, एक सीरीज बनेगी। उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सीरीज या विद्युत सक्रियता सीरीज। विभिन्न इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन की प्रतियोगिता की सहायता से हम ये सेल बना सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। इन सेलों को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इन्हीं धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन कौन फास्ट जाएगा, कौन जल्दी मूव करेगा, तो उनसे क्या बना सकते हैं हम, सेल। और ऐसे ही सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसके बारे में हम क्या 12th क्लास में गैल्वेनिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें पढ़ेंगे। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये समझाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या बोला है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक अल्पविदित उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, H2O बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और H2 बना लिया। H2 का जो मॉलिक्यूल था, अणु था, में हाइड्रोजन परमाणु उदासीन स्थिति में है, न्यूट्रल है। मतलब ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसके अंदर वो कैसे हैं, न्यूट्रल, उदासीन स्थिति में है। वहीं वाटर में धन स्थिति प्राप्त करता है। जो वाटर है उसमें प्लस बन जाता है, ये प्लस और ये माइनस में बनेगा। ठीक है, वाटर के अंदर क्या करेगा, ये धन स्थिति में बन जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रल है, जीरो है। ऑक्सीजन द्वारा जो है शून्य स्थिति में द्विऋण स्थिति प्राप्त कर लेता है, मतलब O2 नेगेटिव बन जाता है ऑक्सीजन। यह माना जाता है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया है। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, विद्युत ऋणी होगा, उसकी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे। तो क्या माना जाता है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है। परिणाम स्वरूप H2 का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अपचयन हो गया है। अगर इसे हम अपनी पहले लॉजिक से लगाएं कि H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, वहीं वाटर का क्या हो जाएगा, अपचयन हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर H2Cl, यहाँ HCl बन गया, H2Cl HCl बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो जीरो, क्लोरीन नॉर्मल रहेगा जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या करा इसने, प्लस, इसने माइनस बना लिया। मतलब ये एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसी तरह से हमने मीथेन लिया, क्लोरीन लिया, यहाँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया इसने। तो यहाँ पर इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट क्या है, ये तो न्यूट्रल, वो +1 बना सकता है। तो ये ही चीज़ें क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उन्हीं को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो ये रिएक्शन जो दे रखी है आपको, उस रिएक्शन से कैसे समझेंगे, H2O2 और यहाँ पर वाटर बन रहा है। देखो, जो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं एलिमेंट्स, अपने मॉलिक्यूल बना लें, नॉर्मल स्टेट में रहेंगे तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। और जब इसने कंबाइन होकर वाटर बनाया तो इस पर +1 हाइड्रोजन क्या करता है, H1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकाल देगा। तो निकालने के बाद H+1 बनेगा, स्टेबल हो जाए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या हुआ, उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, O
8, तो ये 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4, 2p4। तो आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई ये, इसके अंदर 2 ये और 4 वो, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो गया 2 नेगेटिव। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, हम वो नेगेटिव चार्ज, तो इस पर कितना आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। अगर नॉर्मल स्टेट में होंगे तो 0 स्टेट में रहेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो हम उसके ऑक्टेट के हिसाब से कितना चार्ज आ रहा है, कौन कितना स्टेबल हो रहा है, वैसे निकाल देते हैं बैलेंस ही। ठीक, अब देखो H2 ये 0, Cl2 भी 0 रहेगा, नॉर्मल Cl2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बना लिया तो ये +1 में हो जाएगा हाइड्रोजन और ये -1 में, क्योंकि क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो हो जाएंगे 8। और लेना मतलब किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लेना इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर हम मीथेन में बात करें तो मीथेन में देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो अगर मैंने बोल दिया CH4 है मेरे पास मीथेन, तो मीथेन में मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो क्या करो जिसकी पूछी है उसकी x मान लो, प्लस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, हमें पता है, अभी पता कर लिया है, +1 होता है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर करेंगे इंटू 1 इक्वल्स टू पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं है 0, तो x बराबर क्या हो गया -4। मतलब ये कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -4। तो यहाँ पर इन्होंने -4 ऐसे लिखा है। हाइड्रोजन +1 में रहता है, क्लोरीन ऐसा ही मॉलिक्यूल है जो खुद से कंबाइन हुआ है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाएगा। वही CCl4 में निकाले CCl4, यहाँ पर निकाल के बताओ कार्बन की, तो देखो जिसकी पूछी है उसकी x मान लो, प्लस कितने हैं 4 क्लोरीन है, और हर एक क्लोरीन क्या करता है किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 होते हैं 8 करने के लिए, एक लेगा तो एक नेगेटिव, तो इसकी कितना हो जाएगी -1 विच इज इक्वल्स टू 0। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो x इक्वल्स टू इधर -4 है तो उधर कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ पर कितना हो गया +4, इसीलिए इन्होंने जो कार्बन है उसकी कितनी लिखी है +4 और क्लोरीन क्या -1 में। ठीक है, अब HCl बनाया है इसने कंबाइन करके, तो HCl में भी निकाल लो, ये +1 में रहता है, ये -1 में रहता है। अभी हमने पढ़ लिया, एक लेना चाहता है एक देना चाहता है, तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कि मतलब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आउटर मोस्ट में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, बैलेंस सेल में कितने लिए या दिए। ठीक है, वही क्या हो जाती है बैलेंसी, और उसी को हम बोले सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बेसिस पर। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। मतलब कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि 3 निकाल रहा है, 2 ले रहा है या 3 ले रहा है। जैसे हम जिंक में पढ़ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तभी तो उस पर जिंक +2 बन रहा था, तभी तो क्या बन रहा था जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो यही क्या थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया, यही क्या थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे ऑक्सीकरण बोला जाएगा। इस नियम के आधार पर किया जाता है, यह सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्ल केवल अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से संबंधित होता है। मतलब अगर हम इसमें बॉन्ड्स की बात करें तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्ल मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से संबंध होता है। समझ में आ गया, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, किसी यौगिक में कौन सा तत्व अधिक ऋणी है। कोई भी कंपाउंड है, इसमें कैसे पता करें कि कोई भी
जो एलिमेंट है वो अधिक ऋणी है। इसलिए यौगिक या फिर आयन किसी तत्व के ऑक्सीकरण स्थिति का मान जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ क्या बताए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि किसी अणु या आयन में किसी तत्व के दो अथवा दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो क्लोरीन है, इसके अंदर Cl2 अगर बना है, मतलब इसमें दो या दो से अधिक क्या है, एटम्स मिलकर बना है मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ऐसे भी दिया है Na2H2O3 Cr2O7 2 नेगेटिव। तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का औसत होती है। जैसे हम निकाल रहे थे मीथेन के अंदर, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में हम ऐसे तो बता नहीं सकते उसकी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, हर एक एटम की, एक एक एटम की, जैसे क्लोरीन इसकी लिख के एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं, एवरेज। समझ में आ गया। तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। पहला रूल क्या कहता है, तत्व में स्वतंत्र या फिर असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की, कोई भी एलिमेंट स्वतंत्र हो या किसी से कंबाइन न किया हो, में प्रत्येक जो परमाणु है उसका ऑक्सीकरण कितना होता है, शून्य। जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, शून्य। इसीलिए हम बोल रहे थे जो क्लोरीन है, यहाँ पर देखो बोला था, जो क्लोरीन है नॉर्मल स्टेट किसी से कंबाइन किया, इसीलिए इसकी क्या थी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, तो ये रूल जो है वो आपको याद रखने होंगे। आगे हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है H2O2 Cl2 O3 ओजोन हो गया, P4 ये क्या हो गया, और एसिड रोम्बिक सल्फर हो गया, और यह सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसे आपको दिया है नॉर्मल स्टेट में, असंयुक्त स्टेट में या फ्री स्टेट में। तो क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, शून्य, जीरो होगी। दूसरा रूल है, केवल एक परमाणु वाले आयनों में जो परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या उस आयन पर स्थित आवेश का मान होती है। अगर केवल एक परमाणु वाला कोई आयन है के अंदर, जो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, उस पर स्थित आवेश के मान के बराबर होगी, जितना उस पर चार्ज है। ठीक है, उसके बराबर होगी। इसी प्रकार Na+ आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। Na+ इस पर चार्ज कितना है, सोडियम पर +1 चार्ज है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1। मैग्नीशियम पर यहाँ +2 चार्ज दिख रहा है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। Fe+3 पर 3, Cl नेगेटिव पर 1 तो 1। यहाँ पर O2 पे 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्षार धातुएं मतलब एल्कली मेटल, मतलब पहली वाली, लीक बाप से काका ने मांगे वो, हलीना की रफ से फरियाद, जो है एल्कली मेटल मतलब क्षार धातु हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +1। तो याद कर लो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तथा सभी क्षारीय मृदा धातुओं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है, सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो जाएंगी। समझ में आया। और एल्यूमिनियम की उनके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या +3 मानी जाती है। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, +3। समझ में आ गया। जो एल्यूमिनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3, Al+3। तभी लिखते हैं हम Al+3, इस तरह से देखा होगा तुमने, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तीसरा क्या कह रहा है,
अधिकांशतः यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण -2 होती है। बहुत सारे कंपाउंड है मान लो, उनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद देखने को मिली है। दो प्रकार के क्या है अपवाद है, क्या है, पहला तो परऑक्साइड का और दूसरा सुपर ऑक्साइड का। पहला क्या है परऑक्साइड का और दूसरा क्या है सुपर ऑक्साइड में। तो परऑक्साइड एक दूसरे में सीधे सीधे जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के साथ परमाणु जो होंगे एक साथ से जुड़े होंगे सीधे सीधे, जैसे H2O2 परऑक्साइड है, NO2 नहीं है, ये यहाँ पर गलत प्रिंट है, Na2 सोडियम का परऑक्साइड Na2O2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर हर एक का -1 है। वहीं दूसरी बात अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें, जो रुबिडियम और पोटेशियम और सीजियम जो होता है वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सुपर ऑक्साइड हो जाएंगे। सुपर ऑक्साइड कौन कौन से हो जाएंगे, KO2, RbO2, ठीक है, और CSO2 भी होता है। इनमें प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रत्येक ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है, निर्धारित की गई है। ये रूल के अकॉर्डिंग है, आपको याद रखनी है। निकाल भी सकते हो, अगला रूल आएगा उससे तुम निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब अभी तक के लिए तो तुम याद ही रखो। दूसरे अपवाद की अगर हम बात करें, बहुत दुर्लभ है, जैसे कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 जैसे यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। +2 मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो लेना चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो सेकंड जो है अपवाद, जो सेकंड है उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की स्टेट +2 और +1 हो जा रही है। कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2। समझ में आ गया। आगे देखो, चौथा रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है केवल उस दशा में छोड़कर जहां धातु उससे द्विअंगी यौगिक बनाती है। मतलब मेटल अगर हाइड्राइड बना रही है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वो +1 में हो जाएगा, जैसे LiH NaHCH2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है स्टेट हाइड्रोजन की वो कितनी हो जाएगी, +1। वैसे तो नॉर्मली -1 होगी ना, -1 देखो कैसे, NaH है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसे ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, -1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। कब होगी, वैसे हमेशा प्लस रहेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब अगर मेटल के हाइड्राइड्स होंगे तो उस समय क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन -1, बाकी समय +1 हाइड्रोजन रहेगी। पांचवा रूल देखो, सभी यौगिक में फ्लोरीन जो होता है -1 रहता है। फ्लोरीन क्या रहता है, -1। फ्लोरीन जो होता है वो क्या रहता है, -1। यहाँ पर थोड़ा गलत है प्रिंट, -1। फ्लोरीन की क्या होती है, -1 सभी यौगिक में हैलाइड आयन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, -1। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग होते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए हम ऑक्सी अम्ल ले लें या फिर ऑक्सी एनाइंस ले लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग शून्य होता है। जैसा कि हम कर रहे थे पहले, जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं का अगर हम एवरेज लें तो क्या होगा, वो शून्य होगा। बहुपरमाणुक मतलब एक से ज़्यादा अगर परमाणु हैं आयन में, उसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। अगर जितना भी उस कंपाउंड या फिर उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है उसके बराबर भी हो सकता है, उसके योग के बराबर होता है। जैसे कि कार्बोनेट आयन में पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 है, तो जितना इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चार्ज वगैरह जो हम लेंगे वो -2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इन नियमों के पालन से अणु या आयन में उपस्थित इच्छित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि धात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। हमने बताया था जो मेटल्स होती हैं एल्कली मेटल्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, धात्विक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट धनात्मक होती है, +1 होती है। और अधात्विक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, नॉन मेटल्स की। और जो संक्रमण धातु होते हैं वो केवल धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको। जो संक्रमण धातु तत्व है वो धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। पहले 2 वर्ग के परमाणुओं के लिए उसकी वर्ग संख्या ही उसका उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब जिस वर्ग में जिस ग्रुप में रह रहा है उसी की ही संख्या कहलाती है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें इधर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इन सब फैमिली में जितनी उसकी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब क्या होगा, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या होगी, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अन्य सभी वर्गों में अगर हम बात करें, पहले 2 वर्गों में, पहले 2 वर्ग कौन से हैं, फर्स्ट एस ब्लॉक के हैं पहले 2 वर्ग, उसमें जितने ग्रुप है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हलीना की रफ से फरियाद, वो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में +1 होती है एल्कली मेटल की, हमने बताया था अभी। दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो उसमें क्या होगी +2 होगी। क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी, +2 होगी। ठीक। और बोल रहा है अन्य वर्गों में यह वर्ग संख्या में 10 घटाकर होती है। अगर हम दूसरे वर्ग में बोले तो वो क्या होगी, 10 घटाकर होगी। जैसे हम चले जाएं पी ब्लॉक की तरफ तो उनमें क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। मान लो हमारे पास है कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली कितने पर होता है, 14 पर। अब हमें क्या करना है, 10 घटाना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कार्बन की। ठीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 ले सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना सबको। अब इसका यह अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, कि किसी तत्व के परमाणु की उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट आवर्त सारणी में संख्या सामान्यतः बढ़ती जाती है। तीसरे आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक बढ़ जाती है, जैसा कि यौगिक के तत्वों को द्वारा अंकित है। कुछ नहीं। ऑक्सीकरण संख्या के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अलावा हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, कई बार कर लिया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे, तो बच्चा लोग क्या होगा, ठीक एक ही बात हो। समझ में आ गया। कभी कभी दोनों किसी भी नाम से आ सकता है, तो तुम्हें याद रखना। जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी है, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी है +4, CO2 में क्या होगा बताया था, CO2 है, ये क्या बनाता है, 2 नेगेटिव में रहता है ऑक्सीजन जनरली, अभी रूल बताया था। और जिसकी निकालनी होती है उसकी x मान लो, -2 है यहाँ पर, इंटू ये -2 में रहता है, तो माइनस हमने पहले ले लिया, =0 पूरे आए, मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, तो x क्या आ गया +4। तो मैक्सिमम कितनी हो गई इसकी, +4।
इसी प्रकार ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन दे रखी है। इसके कुछ कंपाउंड यौगिक है। NaCl बनाया गया, MgSO4, Al, F3, SiCl4, P4O10, SF6, HClO4। चलो यहाँ पर ये बता दो इसका नाम क्या है। HClO4 का नाम क्या है? तो इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखो सोडियम +1 -1 तो +1 में रहेगा। तत्व की अधिकतम समूह ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। मैग्नीशियम क्या करता है, ये 2 नेगेटिव, ये +2 बनाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गवा के। ये एल्यूमिनियम बताया था +3 में रहता है, तो यहाँ पर +3 लिख दिए। यहाँ पर देखो 4 ये जाएंगे तो यहाँ पर +4 हो जाएगी, तो यहाँ दिखाया। यहाँ पर हम इसे काउंट कर सकते हैं। P4O10 दिया है, सब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके योग के बराबर होती है, हमने पढ़ा था। तो इसकी निकालनी है तो 4x मान लेंगे इसे, 4 हैं क्योंकि, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 10, इंटू हर एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होती है जनरली, तो -2 इक्वल्स टू पूरे मॉलिक्यूल पे क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो 0 के बराबर कर दो। तो 4x - 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 20 और ये 4, तो ये हो जाएगा +5। तो +5 यहाँ पर दे रखी है फॉस्फोरस की। यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, 6 छोड़ेगा, तो यहाँ पर इसको मिल जाएगा +6। यहाँ पर HClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, HClO4 निकालो जल्दी से। तो देखो हाइड्रोजन कितने पे रहता है, हाइड्रोजन कितने पे रहता है, +1 प्लस मुझे क्लोरीन की निकालनी है, उसकी मान लो x। ऑक्सीजन कितने है 4, इंटू हर एक की कितनी होती है -2। पूरे मॉलिक्यूल पर कोई भी क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, तो 0 रख दो। तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से कितना हो गया -7 बराबर 0, तो x बराबर +7। तो यहाँ से इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7। समझ गए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, समझ गए, रूल समझ में आ गए। ये सब 1 2 3 4 5 6 ये रूल हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है, अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई गई है, देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लिख रहे थे उसको दर्शाने का एक तरीका बताया था अल्फ्रेड स्टॉक, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा कि यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्टक लगा के लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, स्टॉक संकेतन। ठीक है, कैसे, अगर मैं आयरन क्लोराइड को लूं या फिर कोई और ले लो, जैसे इन्होंने आयरस क्लोराइड को लिया है और आयरिक क्लोराइड, तो उसमें क्या हुआ, जो Au है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +1 को इस तरह से लिख दिया मैंने रोमन नंबर में उसी एलिमेंट के जस्ट बाद। ऐसे ही यहाँ पर AuCl3 में यहाँ पर Au की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो इन्होंने उसी को रोमन में लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह के नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। वहीं स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड में इधर +2 है तो +2 को रोमन में, इधर क्या है, यहाँ 4 निकालेगा तो ये +4 हो जाएगी, तो +4 को रोमन में लिख दिया है। ठीक, वहीं यहाँ पर Hg, यहाँ पर इसकी +2 है, +2 को रोमन में लिख दिया है उसी एलिमेंट के साथ। यहाँ पर क्या है +1, तो +1 को रोमन में लिख दिया है। ठीक, तो बेसिकली उसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसी के बगल में रोमन नंबर में लिख देना ही क्या कहलाता है, स्टॉक नोटेशन। चलिए यहाँ पर सवाल कर लें, स्टॉक नोटेशन लिखना है यौगिक। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है HAuCl4, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसकी +1 होती है, इसकी निकालनी है, उसकी x मान लो प्लस का,
4 इंटू क्लोरीन -1 रहता है, पूरा मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ से देखो x, ये -4 और ये +1, -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया +3। तो हम अगर इसे स्टॉक नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, HAU स्टॉक नोटेशन में 1 2 3 रोमन नंबर में लिख दिया और Cl4, ये क्या हो गया इसका स्टॉक नोटेशन। ठीक है, ऐसे ही इन्हीं को आगे आपको करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के क्या बताना है, तुम्हें बताना है स्टॉक नोटेशन। ठीक, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, दिए गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला तुमसे ये जो आयरन है Fe+2 में था और बदल गया Fe+3 में हो गया, तो क्या हुआ, ये नंबर बढ़ रहा है, +2 से +3 बड़ा होता है। ठीक है, तो नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे तरीके पता चल गए ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको निकालने के। ठीक, अगर दूसरी बात बोले, अपचयन मतलब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में ह्रास होना, मतलब कमी आ जाना। अगर ये मैं उल्टी रिएक्शन कर दूँ तो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स हो जाएगी। +3 से +2 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना। ठीक है, अब ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक, वह अभिकारक, वो रिएक्टेंट जो दिए गए पदार्थ में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दे तो वो ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीकारक होते हैं उसे ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और जो अपचायक होते हैं, ठीक है, उन्हें रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक, आगे यहाँ पर टाइप ऑफ अभिक्रिया, योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया क्या है, योग अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अगर दो कंपाउंड से A+B मिलकर बना रहे हैं C, ऐसी अभिक्रियाओं की अपचय उपचय अभिक्रिया होने के लिए A और B में से एक या दोनों तत्वों को ही होना चाहिए, मतलब एक हो या दोनों ही हो। दहन अभिक्रिया जिसमें तत्व रूप में ऑक्सीजन तथा अन्य अभिक्रिया संपन्न होती हैं, तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें डाइऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरे तत्वों का उपयोग हो रहा हो, उन्हें हम अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे समझें, देखो इससे समझो, यहाँ पर मेरे पास था कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन से रिएक्शन की और बन गया CO2। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल स्टेट में क्या होंगे, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। फिर मैं यहाँ पर पूछूं तुमसे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +4 बताओगे कैसे, CO2, यहाँ पर इसकी निकालनी होती है x माइनस के प्लस के 2 इंटू माइनस का 2 होता है इनको 0, तो x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ से हमें +4 मिल गया और ऑक्सीजन -2 में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कार्बन क्या कर रहा है, 0 से किस में जा रहा है, +4 में। कार्बन क्या कर रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, +4 में। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 0 से -2 में। समझ में आ रहा है, 0 से 4 में। अगर 0 से +4 बना रहा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो 0 से -2 में जा रहा है मतलब कम हो रहा है, माइनस तो कम होता है, तो ये हो रहा है रिडक्शन।
और इस एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचय उपचय अभिक्रिया। ठीक, वैसे ही मैग्नीशियम में N2 में ये नॉर्मल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। कंबाइन करके इन्होंने Mg3N2 बनाया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में रहता है, ये -3 में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, +2 0 से जा रहा है +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये 0 से -3 में, 0 से -3 में, तो ये हो गया रिडक्शन। और दोनों एक ही में हो रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन है ये भी। वहीं इस रिएक्शन को देखो, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 NH2 बना रहा है। यहाँ कार्बन की -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -4 से कितने में जा रहा है, +4, -4 टू क्या जा रहा है, 2 +4, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये 0 से -2, 0 टू -2, तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये रिएक्शन भी क्या कहला जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। जो हम अभी एडिशन की रिएक्शन कर रहे थे उसके अपोजिट होती है। क्या बोला है, कम से कम एक एलिमेंट के रूप में होता है। ठीक है, एक एलिमेंट होगा, उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन एंड होगा रिडक्शन, एक ही कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे, मेरे पास वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो होगा वो +1 में रहेगा और ऑक्सीजन जो होगा -2 में। अब देखो एक ही कंपाउंड है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का +1 से 0 जा रहा है, +1 से 0 जाना, इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन, कमी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये -2 से क्या जा रहा है, 0 में, मतलब -2 से 0 में जाना, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो बोलेंगे ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक मॉलिक्यूल लिया हो मैंने, जैसे कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा हो, रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। समझ में आ गया बच्चों, आगे चलें, बताओ जी बताओ, आगे चलें। आगे देखो, ये और देख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, यहाँ पर NH4 Na+N2 में बदल रहा है। तो देखो यहाँ पर सोडियम की कितनी होगी, +1, एल्कली मेटल +1 बनाती है, रूल पढ़ा था हमने। हाइड्रोजन -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम क्या था, +1 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो गया। और यहाँ -1 से 0 में जा रहा है, मतलब बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक कंपाउंड था, उसी के अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। इसी तरह से इसमें एक ही कंपाउंड है, उससे दो अलग अलग बन रहे हैं, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, रिडॉक्स तो है ही, साथ ही कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, ओके, तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।